गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चुंबक का तीसरा लेक्चर। उसका आज चुंबक का दूसरा पार्ट है और तीसरा लेक्चर है। उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको समझने के लिए आप एक कहानी को समझो। कहानी क्या है? आपने देखा था एक टर्म था जिसका नाम था चुंबकीय प्रेरण, अगर आपको याद हो। उसका नाम क्या था? उसका नाम था चुंबकीय प्रेरण, अगर आपको याद हो। चुंबकीय प्रेरण में क्या था कि मान लो ये कोई चुंबक है और इसके बगल में अगर किसी लोहे को रख दिया जाए, लौह पदार्थ को रख दिया जाए, तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। समझिएगा अच्छे से, क्या हुआ? चुंबकीय गुण आ जाता है। मान लो आपके यहाँ किलो से नापने वाला था, जैसे अनाज को नापते हैं 2 किलो 5 किलो से, वो गेहूं नापने वाला या अनाज नापने वाला वो 5 किलो आपका खो जाता है। तो आप क्या करते हैं? किसी और के यहाँ से या तो मांग के लाते हैं या किसी ईंट को या पत्थर को आप 5 किलो के बराबर कहीं जाके तौल लेते हैं और आप उसी का यूज करते हैं। मतलब अल्टरनेट एक आपके पास सब्जेक्ट है। उसी प्रकार क्या हुआ, आज एक कहानी सुनते हैं इसका। आप पहले लोहे को चुंबक कैसे बनाते थे? तो आपने क्या किया, इस लोहे को चुंबक के बगल में रख दिया तो ये लोहा चुंबक बन गया। हुआ क्या, एक दिन ये जो चुंबक बनाने वाला लोहा था ये मान लो खो गया। ऐसा आप मान लीजिए कि ये लोहा आपका खो गया। अब ये चुंबक खो गया। अगर ये चुंबक खो गया तो अब आप लोहा को चुंबक नहीं बना पाएंगे, तो नहीं बना पाया। तब क्या हुआ कि सब लोग दौड़ दौड़ गए। एक साइंटिस्ट थे, बूढ़े बाबा। उस बूढ़े बाबा का नाम था ऑरस्टेड साहब। क्या नाम था उसका? ऑरस्टेड साहब। जाके अपना दुखड़ा सुनाए कि सर, हम लोग का जो चुंबक था जिससे हम लोग लौह पदार्थ को चुंबक बनाते थे, सर वो खो गया। तो ऑरस्टेड साहब बोले, कौन साहब? ऑरस्टेड साहब। ऑरस्टेड साहब वो बोले कि ठीक है, तुम लोग अभी घर जाओ, चाय वाय पियो, आराम से नाश्ता वास्ता करो, हम सोचते हैं कुछ। बेचारा बैठ गए। लेकिन उसके पास विद्युत धारा तो पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ऑरस्टेड साहब के पास विद्युत धारा था। ऑरस्टेड साहब दो चीज लिए। एक लिया उन्होंने विद्युत धारा, और दूसरा उन्होंने लिया चुंबकीय सुई। दोनों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चुंबकीय सुई इस प्रकार का, ये मैग्नेटिक नीडल है, ऐसा बना होता है। मान लो इधर नॉर्थ, ये साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल है। उसके पास क्या है? दो चीज है, एक विद्युत धारा और एक चुंबक, ये मैग्नेटिक नीडल मतलब चुंबकीय सुई। प्रोसेस का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये किसने दिया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया? ये दिया ऑरस्टेड ने। किसने दिया ये प्रोसेस? ये दिया ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड क्यों दिया? तो एक कहानी हम लोग बनाए कि ये जो चुंबक था वो खो गया और सब लोग गए ऑरस्टेड के पास कि भैया ऑरस्टेड, हम लोग का चुंबक खो गया, आप जरा सा कुछ करो, या तो चुंबक बना दो या कोई और एक अल्टरनेट विधि दो। इसी में कौन लग गए? तो इसमें लग गए ऑरस्टेड साहब। ऑरस्टेड साहब जब बैठे हुए थे अपने घर में, तो वो विद्युत धारा पर बहुत ज़्यादा वो रिसर्च कर रहे थे। करते करते वो क्या देखे कि मान लो ये कोई धारावाही चालक है। समझिएगा, ये क्या है? धारावाही चालक। तो पहले तो आपने ये समझा कि चालक क्या है। अब ये समझो धारावाही चालक क्या है। करेंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? तो बोला कि जिस कंडक्टर से धारा प्रवाहित हो सकती है, क्या बोले? जिस कंडक्टर से धारा प्रवाहित हो सकती है उसे करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। फिर से, जिस कंडक्टर से धारा प्रवाहित हो सकती है उसे करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कौन है? ए बी। मान लो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, ओके। तो ये क्या किए? कौन? ऑरस्टेड साहब। जब एक अभी जो धारा है वो ए से बी के तरफ है, तो वो क्या किए? इस चालक के बगल में इस सुई को ले गए। तो जब सुई को ले गए तो क्या देखते हैं? सुई मान लो इधर के तरफ विक्षेपित हो गया। चुंबकीय सुई जो है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये क्या हुआ? इधर दाएं तरफ विक्षेपित हो गया। उसके बाद ये क्या किए? इस धारा, ये जो आपका धारा है, इस धारा की दिशा को उन्होंने क्या किया? बी से ए कर दिया। इस बार क्या देखे कि ये जो चुंबकीय सुई था ये बाएं तरफ विक्षेप कर गया। और तीसरा कंडीशन वो क्या किए? धारा दिए ही नहीं, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा प्रवाहित नहीं किए, मतलब बैटरी से उसको नहीं जोड़े। धारा प्रवाहित कैसे करेंगे? चालक को एगो बैटरी से जोड़ देंगे, इसमें धारा बहेगा। इसमें भी क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे, धारा बहेगा। और धारा को उल्टाना हो तो कैसे उल्टाएंगे? ये तो नहीं कि स्विच ऑन ऑफ करेंगे। स्विच ऑन ऑफ करने पर धारा बहता बंद होता, बहता बंद होता, धारा का डायरेक्शन नहीं बदलता। डायरेक्शन बदलना हो तो बैटरी को बदल दीजिए, मतलब बैटरी को उल्टा कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इसमें क्या किया? बैटरी जोड़े ही नहीं, तो क्या हुआ? इसमें करंट जीरो हो गया। तो क्या देखे ये कि इसमें जो है, इसमें कोई विक्षेप नहीं है। कौन देखे? ऑरस्टेड। ऑरस्टेड बोले यदि धारावाही चालक के समीप किसी चुंबकीय सुई को लाया जाए तो क्या होता है? उस चुंबकीय सुई में एक विक्षेप होता है। रुक जाइए, अब लेक्चर नंबर 2 में आप जाओ, और 2 में एक बार ऐसा बोला गया है
कि यदि आप किसी चुंबक को फ्री लटकाते हैं तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर की तरफ और एक सिरा हमेशा दक्षिण की तरफ रहेगा, तब तक जब तक उस पृथ्वी के अगल बगल कोई दूसरा चुंबक आकर के उसके दिशा को विक्षेपित न करे। लेकिन यदि कोई दूसरा अगल बगल चुंबक आ जाए तो ये उत्तर दिशा, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगा, चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिणी दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगा। आपको बात समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंपीट अकल से करते हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए मजदूर की तरह उससे नहीं होता, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लीज। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा कि ऑरस्टेड क्या देखा कि यदि धारावाही चालक के बगल में चुंबकीय सुई लाते हैं तो उसमें विक्षेप होता है, धारा की दिशा बदल देते हैं तो विक्षेप का दिशा बदल जाता है, और यदि धारा को जीरो कर देते हैं तो विक्षेप शून्य हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कहीं भी चुंबक में विक्षेप तभी संभव है, चुंबकीय सुई में विक्षेप डिफ्लेक्शन तभी संभव है जब वहां अगल बगल कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, तभी ऐसा संभव है। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि अगर कहीं पे धुआं है तो वहां पे 100% थोड़ा ना बहुत आग है, उसी प्रकार जहां कहीं भी चुंबकीय सुई में विक्षेप है, इसका मतलब फिजिक्स ये कहता है वहां पे कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस बात को हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोले थे, ऑरस्टेड साहब, उनका कहना हुआ। अब उसका स्टेटमेंट सुनिए, उसका कहना क्या है। जब किसी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय सुई को लाया जाए तो चुंबकीय सुई में एक प्रकार का विक्षेप होता है, स्टार नंबर 1। दूसरा, जब उस धारावाही चालक में करंट की दिशा को चेंज किया जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, स्टार नंबर 3। यदि धारावाही चालक में धारा शून्य कर दिया जाए तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब केवल चालक के रहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके अगल बगल एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके, अब एक हॉटेस्ट लाइन लिखिए। लाइन ये है, कोई भी धारावाही चालक, एकदम हॉटेस्ट लाइन है आपके सामने, बहुत कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी धारावाही चालक अपने आसपास एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस घटना को किसने बताया, ऑरस्टेड ने। तो बताइए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा दिया गया, ऑरस्टेड के द्वारा। ऑरस्टेड के द्वारा इनमें से कौन सा नियम दिया गया, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, तो आपने क्या जाना कि अगर कहीं भी मान लो ये धारावाही चालक है तो क्या होगा, इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात हम लोग समझ गए, कौन बोला, ऑरस्टेड। अगर कहीं भी कोई अगर धारावाही चालक नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐसा चालक दिखा दिया जाए, बोलिए यहाँ पे क्षेत्र होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमेशा होगा, क्या ठीक करेंगे, यहाँ पे क्षेत्र कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्र तब तक नहीं होता है जब तक इसमें से धारा प्रवाहित न हो। जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगेगा इसके अगल बगल में एक प्रकार का क्षेत्र बन जाएगा, इसके अगल बगल में एक प्रकार का क्षेत्र बन जाएगा, इसके अगल बगल में एक प्रकार का क्षेत्र बन जाएगा, और वो क्षेत्र का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपने क्या समझा, ऑरस्टेड क्या बोला, ऑरस्टेड बोला कि किसी भी धारावाही चालक के अगल बगल एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हो गया। जैसे बेंजामिन बोला समान आवेश के बीच में विकर्षण और असमान आवेश के बीच में आकर्षण। बोला, क्या ये बोला कितना जोर से विकर्षण कितना जोर से आकर्षण, नहीं। उसी प्रकार ऑरस्टेड क्या बोला, ऑरस्टेड बोला कि कहीं भी अगर धारावाही चालक है तो उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र होगा। आपको याद होगा चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं और इसका मात्रक होता है टेस्ला। तो ऑरस्टेड बोला कि चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या ऑरस्टेड ये बोला कि कितना टेस्ला होगा या कितना गॉस होगा या कितना न्यूटन पर एम्पियर होगा या कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, क्या आपको पता चला, नहीं पता चला। अर्थात ऑरस्टेड ये बताने में असफल था कि कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। दूसरी बात, वहां पे उसकी दिशा किधर होगी, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा किधर होगी और इसका परिमाण कितना होगा। केवल क्या पता चला कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑरस्टेड क्या बोला कि किसी भी धारावाही चालक के बगल में चुंबकीय क्षेत्र होगा, इतना ही ना। क्या उसका दिशा पता चला, ऊपर की नीचे दाएं की बाएं किधर होगा, नहीं पता चला। दूसरा, उसका परिमाण कितना होगा, ये लिखा गया परिमाण होगा यहाँ पे। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पता चला, नहीं पता चला। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम है कि उसका दिशा किधर होगा, परिमाण कितना होगा। ओके, अब चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका दिशा कैसे निकालते हैं।
तो अब हेडिंग देंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए 3 नियम है। सबसे पहला नियम है एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम, दूसरा मत बोलेगा डूबने का नियम। ये क्या है? एम्पियर के तैरने का नियम। दूसरा होता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कॉर्क स्क्रू नियम क्या बोले? दूसरा क्या है? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। और तीसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसको समझिए। राइट हैंड, दाहिने हाथ के, थंब मतलब अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ये नहीं कि ये इसको हिंदी में ही लिखे। इसीलिए क्योंकि हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो होता क्या है कि कुछ चीज़ हमारे अंदर बैठ जाता है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के बदले में ज़्यादा मुंह से निकलेगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो आप समझ जाएंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। रियल में ये दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। तो अभी इसकी चर्चा नहीं करनी क्योंकि फ्लेमिंग का हाथ फिर आगे आएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए हम उसको मिटा दिए। सबसे पहले क्या बोले? चुंबक, क्या हम बता रहे हैं? ऑरस्टेड क्या बोला? धारावाही चालक के अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब वो किस दिशा में होगा वो पता कर रहे हैं। तो कितने तरीके से? 3 तरीके से। एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम और राइट हैंड थंब रूल। हम आपसे निवेदन करेंगे, ये आप सिखा भी देंगे तो भूल जाना, ओके। आप याद केवल किसको रखना? राइट हैंड थंब रूल। ऊपर वाला दोनों सिखा भी देंगे तो भूल जाना, याद किसको रखना? राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग ये अब देखेंगे कि एम्पियर के तैरने का नियम क्या है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तो पहला, अब हेडिंग आप पहला दीजिए, एम्पियर के तैरने का नियम। अब समझिए क्या बोलता है, एक बार बोलेंगे आप उसको तुरंत नोट कर देंगे। बोला, यदि किसी व्यक्ति को धारा की दिशा में पेट के बल तैरता हुआ समझा जाए। यदि किसी व्यक्ति को धारा की दिशा में पेट के बल, इधर धारा है तो मान लो ये कोई व्यक्ति है, उसका नीचे में पेट है, पेट के बल इधर उसका एक टांग है, पेट के बल तैरता हुआ समझा जाए, ये उसका दोनों हाथ है, ठीक है। पेट के बल तैरता हुआ समझा जाए तो उसका अगर ये बायां हाथ, ऐसे जब हम लोग जाएंगे तो ये बायां हाथ, ये हो गया बायां हाथ, और ये क्या हो गया? दायां हाथ। पेट के बल है ये दायां हाथ। तब बोला यदि किसी व्यक्ति को पेट के बल धारा की दिशा में तैरता हुआ समझा जाए तब उसका बायां हाथ नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दायां हाथ साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। ये कहानी था किसका? एम्पियर के तैरने का नियम। दूसरा हेडिंग दीजिए। दूसरा कौन है? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। बताइए, आपसे पूछेगा मैक्सवेल के द्वारा कौन सा नियम दिया गया, तो कौन सा है? कॉर्क स्क्रू नियम। दूसरा, कॉर्क स्क्रू नियम किसके द्वारा दिया गया? तो मैक्सवेल के द्वारा। अब क्या पढ़ेंगे? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कॉर्क आप 10th में पढ़ते हो ना, कॉर्क स्क्रू नियम। ये जो मैक्सवेल है ये बेचारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मैक्सवेल का इक्वेशन जब हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, जो वहाँ पे जब मैक्सवेल का इक्वेशन लिख देंगे तो शायद हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। हम लोग जब बीटेक में थे तब मैक्सवेल को पढ़ते थे, थर्मोडायनामिक्स, पी के नाग वाला बुक था, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा करते थे। और ऐसा इक्वेशन होता था इसका कि हम लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे जब तक सर लोग उसको डिस्कस नहीं करते थे। ऐसा था, मतलब एक लाइन इतना ठोका लिख दिया और उस पूरा 1.5 घंटे का क्लास चलता था उस पर, ठीक है। तो मैक्सवेल छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इस सब का सम्मान कीजिए, बहुत ज़्यादा सम्मान कीजिए। हमेशा नाम लेने से पहले साहब लगाइए, नाम लेने के बाद साहब लगाइए। क्या है? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। ये कहता है, स्क्रू समझते हैं? हाँ समझते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेडियो है, तो रेडियो का छोटा छोटा नट होता है, इसे डाल के टाइट कर दिए, यही स्क्रू है। तो इसका कहना हुआ स्क्रू अगर आप गौर किए होंगे तो ऐसा होता है, ये मान लो स्क्रू है, ठीक है। और इस पे इस प्रकार से थ्रेडिंग का मतलब गुना, गुना समझ रहे हैं ना, जोड़ घटाव वाला गुना नहीं, थ्रेडिंग, गुना किया हुआ है। तो बोला कि मैक्सवेल का कहना है कि यदि किसी स्क्रू को, आप नोट करेंगे, यदि किसी स्क्रू को धारा की दिशा में टाइट किया जाए, फिर समझिए, धारा की दिशा में, जैसे कि ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यदि इस स्क्रू को धारा की दिशा में टाइट करने के लिए, ये स्क्रू बना है ये वाला, धारा की दिशा में टाइट करने के लिए जिधर घुमाना पड़ता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है। समझे? लिखे होंगे, 3 बार पढ़िए कम से कम, तब तक हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं।
तीसरा पॉइंट क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, और आप इसको तो जान से बेसी इसको समझेंगे आप। अगला क्या है तीसरा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगला क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है जरा ये समझिए। इसका कहना है राइट हैंड थंब रूल, चलिए अपना दाहिना हाथ निकालिए, अंगूठा बाहर कीजिए। ये अंगूठा है, ठेंगा नहीं है सर, ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, और इसको बोलते हैं कर्क, ये कर्ल, ये जो हथेली में 4 उंगली है इसको बोलते हैं कर्ल, और ये क्या है, अंगूठा। देखिए ना, सबसे पहले दाहिना हाथ है भाई, ये दाहिना हाथ, ये उसका कर्ल, ये उसका अंगूठा, 3 चीज है, दाहिना हाथ, कर्ल और ये अंगूठा। चलिए अब बोला कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि आप धारा की दिशा में, आप धारा की दिशा में अपने अंगूठे को रखिए, धारा की दिशा में आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखिए, और जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां कर्ल लेके जाइए, और कर्ल, कर्ल मतलब ये वाला, कर्ल मतलब ये हथेली, कर्ल जिस दिशा में होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगी। कर्ल अंदर की तरफ, देखिए ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका धारावाही चालक है, इसमें करंट जो है वो इधर उत्तर उधर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जा रही है, ऐसे समझिए। ये धारावाही चालक है और ऐसे इसमें धारा ए से बी की तरफ जा रही है। हम आपसे पूछे बताइए ए, बताइए पी और बताइए क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र या तो ऊपर निकलेगा या तो अंदर जाएगा, या तो बाहर आएगा या तो अंदर जाएगा। चलिए पहले कहां पता कीजिएगा, क्यू पर। चलिए क्यू पर क्या बोले, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहता है अपना दाहिना हाथ निकालिए, निकाल लिए, अंगूठा निकालिए, निकाल लिए, उस अंगूठे को धारा की दिशा में रख दीजिए, भाई करंट नहीं लगेगा, रखना एक बार, धारा की दिशा में रख दिए। रखने के बाद जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां हथेली लेके जाइए, और देखिए हथेली अंदर जाना चाहता है कि बाहर आना चाहता है। अंदर जाना चाहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, बाहर आना चाहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। ओके, इस पे ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1। आप बताइए, अब आपसे पूछ रहा है कि इस पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, बताइए पी और क्यू पर विद्युत ये किधर होगा। चलिए रख दिए अंगूठा। अब देखिए क्यू पर हमारा कर्ल किधर जाना चाह रहा है, देखिए ना, बोर्ड फोड़ के अंदर जाना चाह रहा है, अंदर जाना चाह रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की तरफ होगा। और बताइए यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाए तो आपको क्या दिखेगा, पीछे वाला पोर्शन, पीछे वाले पोर्शन क्या बोला था, क्रॉस की डॉट, क्या हो गया, क्रॉस। पी पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, कितना होगा ये पता नहीं चला, केवल दिशा पता चल रहा है। पी पर चलिए किधर होगा, पी पर रख दिए। कर्ल को किधर लाना पड़ेगा, क्यू पर, तो पी से, क्यू से कहां चले गए, पी पर। अब देखिए पी पर किधर आना चाह रहा है कर्ल, किधर, बाहर के अंदर, बाहर, देखिए ना, बाहर आना चाह रहा है, बाहर। इसका मतलब बाहर आएगा तो क्या दिखेगा आपको, आपको डॉट दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 कह रहा है कि मान लो ये कोई धारावाही चालक है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। बताइए कहाँ पे डॉट, कहाँ पे क्रॉस। रख दिए, ए पे अंदर जाना चाह रहा है तो क्या होगा, क्रॉस। अब देखिए बी पे बाहर आना चाह रहा है तो क्या होगा, डॉट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछेगा, मान लो ऐसा एक वक्र है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, धारा इधर से घुसी और इधर से निकल गई। बताइए इसके अंदर में पॉइंट ए है, बाहर में पॉइंट ए बी है, कैसा होगा। चलिए पहले अंदर में, तो अंदर में अगर है तो धारा ऐसे जा रही है, ऐसे, ऐसे देखिए ना, धारा की दिशा में कहीं भी रख दीजिए ना सर, कहीं भी धारा की दिशा में अंगूठा रखिए तो ए पर कर्ल, ए पर, दोनों पे अलग अलग चेक करेंगे। ए पर कर्ल किधर जाना चाह रहा है, देखिए ना, अंदर, अंदर का मतलब आपको क्या दिखेगा, क्रॉस। बाहर आएगा तो क्या दिखेगा, डॉट। चलिए यहाँ बी पर किधर आना चाह रहा है, बाहर, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, डॉट। आ रहा है समझ में। यदि क्वेश्चन नंबर 4 यदि आपसे पूछ दिया जाए, यदि आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ से एंट्री किया धारा और यहाँ से निकल गया, बताइए ए पर और बी पर क्या होगा। तो सेम है, जैसा 3 नंबर वैसा 4 नंबर। तो बताइए ए पर अंदर, अंदर गया मतलब आपको क्या दिखेगा, क्रॉस। बी पर बाहर तो क्या दिखेगा आपको, बी पर दिखेगा डॉट। ओके, समझ में आ रहा है। अब मेरा ये कहना है कि ये था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर से किधर होगा, कहीं पे डॉट, कहीं पे क्रॉस, इस प्रकार का। आप देखिए, अब एक चीज आपको समझाना चाहते हैं हम, जरा सा बोर्ड पे वो नहीं हो पाएगा, बाहर दिखाते। मान लो कि ये आपका धारावाही चालक है, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, फील करेंगे आप इसे तभी समझ में आएगा।
धारावाही चालक है, मान लो नीचे से ऊपर धारा जा रही है, तो इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ देखिए धारा रख दिए, इधर इधर आपके तरफ जा रहा है तो आपको डॉट दिखा, यहाँ पे इधर दाहिने तरफ जा रही है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे इधर। मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये देखें कि मान लो ये कोई ये धारावाही चालक है, इसको जरा सा यहाँ रखते हैं इसे, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर, यहाँ पे 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 इधर, इन सभी को मिलाते हुए अगर हम खींच दें इसे तो एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, आपको पीछे भी पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो वक्र का निर्माण करता है, बंद वृत्त का निर्माण करता है, बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र इनमें से किस प्रकार का बनावट तय करता है, तो बंद खुली दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वो कैसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा बनाता है, बंद स्ट्रक्चर बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा, बंद श्रृंखला बनाता है। तो सबसे पहली बात कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का आकार कैसा होता है, तो वृत्तीय। देखिए ना, ऐसा था वृत्त के आकार का। तो अगला स्टार लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र का, सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक था कि अब वास्तविक था, तो काल्पनिक था। कैसा था, वृत्ताकार, बंद श्रृंखला। तो बंद में भी कैसा, बंद तो ये भी है ना, बंद ये भी है, लेकिन बंद में कैसा, वृत्ताकार। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। किसी भी, यहां देखेंगे, किसी, मान लो ये कोई रॉड है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि ये, आप बोलेंगे सर इतना क्यों बना, इतना इसीलिए बना है क्योंकि जहां तक इस धारावाही चालक के कारण से फील्ड होगा वहां तक ना ये गोला बनेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे अधिक मजबूत क्षेत्र होता है, यहाँ पे मजबूत क्षेत्र होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हो क्षेत्र कमजोर होता है, क्षेत्र क्या होता है, कमजोर होने लगता है। क्या बोले, धारावाही चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका बनावट कैसा होता है, वृत्ताकार। लेकिन देखिए इसमें ढेर सारा वृत्त बना हुआ है। तो आप जब 9th में पढ़े होंगे, आपको सर पढ़ाए होंगे, यदि सभी वृत्त एक ही केंद्र पर बने हों तो इन सभी वृत्त को बोलते हैं संकेंद्रीय। क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय। कॉन्सेंट्रिक है ये, संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय का मतलब वैसा वृत्त जिनके त्रिज्या अलग अलग हों लेकिन केंद्र एक ही हो। क्या बोले, त्रिज्या अलग अलग हो लेकिन केंद्र क्या हो, एक ही हो, तब इसको क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय। उसी प्रकार ये जो चुंबकीय क्षेत्र का बनावट है, उसका जो आकार है, उसका जो संरचना है वो वृत्तीय होता है। और वृत्त में भी कैसा होता है, संकेंद्रीय वृत्त होता है। नहीं, वृत्त में भी कैसा होगा, संकेंद्रीय। और धारावाही चालक के नजदीक में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कमजोर होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अभी क्या सीखे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, दूसरा सीखे उसका दिशा कैसे निकालेंगे, और तीसरा सीखे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। आप देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, अगला आज का हेडिंग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। मेरे मुंह से परिणाम भी निकल जाए तो आप उसे परिमाण समझेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके बारे में जानना है। तो इस मैग्नीट्यूड के बारे में जानने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए। सबसे पहले आए बायोट सेबार्ट साहब। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक है बायोट साहब और एक है सेबार्ट साहब। तो उसका नाम है बायोट सेबार्ट साहब, ठीक है। और इस नियम का नाम है बायोट सेबार्ट का नियम। क्या बोले, बायोट सेबार्ट का नियम। और दूसरा है लेप्लास साहब, लेप्लास साहब। तीन साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट, एक है बायोट साहब, सेबार्ट साहब और लेप्लास साहब। ये तीनों आकर के एक नियम दिए, इस तीनों के द्वारा एक ही नियम दिया गया है, ठीक है। तो एक नियम को आपने बायोट सेबार्ट बोल दिया, दूसरा क्या हो गया, लेप्लास। ये सभी मिल करके क्या बताया है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। मतलब यदि कोई धारावाही चालक है तो यहाँ पॉइंट ए पर डॉट होगा कि क्रॉस होगा, बताइए तो क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, अंदर जाना चाह रहा है तो क्या होगा, क्रॉस बनेगा। अंदर जाएगा तो तीर का तो पुछड़ी ना दिखेगा आपको, पुछड़ी मतलब क्या, डॉट की क्रॉस, क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, बी से। अब बी सबसे पहले तो ऑरस्टेड बोला यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा,
उसके बाद आपका दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बोला, डॉट होगा कि क्रॉस होगा। अब बायोट से बाट आके बोला उसका मान कितना होगा। तो किसी भी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं और बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। पढ़िए इसको, म्यू नॉट पढ़े हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। केवल आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना है, इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ये 12th में, नीट में, जेई में यहाँ से सवाल उठता है, 12th के बाद इससे सवाल उठता है। तो अभी 10th में कोई ये है ही नहीं कि इसको डिराइव करें, हम अभी डिराइव करेंगे भी नहीं, आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई ये कॉन्स्टेंट है, आई धारा है, डीएल डीएल का मतलब होता है ये डी अलग एल अलग नहीं है, डीएल का मतलब छोटा एल का मतलब जैसे बड़का तार था थोड़ा सा काट ली तो उस थोड़ा सा का लंबाई को डीएल बोलते हैं, दोनों एक साथ है। और साइन थीटा समझ रहे हैं, थीटा का साइन लगा हुआ है, आर जो है उस चाल ये दो आर ये है, यहां से तार से कितना दूरी पर ये पॉइंट है, थीटा जो है थीटा ये वाला एंगल है। लाइट थोड़ा कट गई है, एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे। थीटा जो है वो यही दोनों वाला एंगल होता है, थीटा जो है वो ये दोनों यहाँ पे आर और ये जो करंट है इसी दोनों के बीच का ये एंगल है, तो यहाँ थीटा लिखेंगे। तो ये जो है आपका बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के द्वारा आप ये तय करते हैं कि किसी भी धारावाही चालक के बगल में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है। तो क्या हो गया, b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आ रहा है समझ में। तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। और म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है और इसका मान होता है 10 के पावर -7। क्या हो जाएगा, 10 के पावर -7 कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 टू दी पावर -7। तो सिर्फ आज के बाद कंपटीशन के लिए म्यू नॉट का मान कितना होगा, म्यू नॉट का मान होगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। म्यू नॉट का मान कितना होगा, 4 पाई इंटू 10। ये चुंबक में आपको याद है कूलॉम्स लॉ में एक टर्म आया था एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या, कूलॉम्स लॉ में ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ था, के बराबर लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान लिखे थे 9 गुना 10 के पावर 9, अगर याद हो। ठीक है, इसी को अगर सॉल्व करें तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10 के पावर -12। 8.85 10 के पावर, अगर याद रख सके तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट, ये जो ये एप्सिलॉन नॉट है और ये क्या है, म्यू नॉट है। एप्सिलॉन नॉट किससे संबंधित है, कूलॉम के नियम से। अब ये म्यू नॉट किससे संबंधित है, बायोट सेबार्ट के नियम से। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि किसी भी धारावाही चालक के बगल में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा और उसको हम लोग दिशा किधर होगी और उसका परिमाण कितना होगा। ओके, तो हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे, जस्ट यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।